कार्टीजियन प्रोडक्ट। अब आपको प्रोडक्ट अगर आप लोगों ने याद हो, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था प्रोडक्ट क्या होता है। सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। मैंने तो नहीं, बट आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने मेरे मैट्रिक के लेक्चर्स देखे हैं, लेकिन मैंने उसमें प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। तो प्रोडक्ट में ये होता है कि प्रोडक्ट को मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट कार्टीजियन प्रोडक्ट, यानी कि इसमें कार्टीजियन यानी कि दो एलिमेंट्स का आपस में प्रोडक्ट, यानी कि दो एलिमेंट्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है। इसे हम पढ़ते हैं, लेट ए एंड बी two non-empty sets that cousin products of A and B is denoted by A cross B and define A cross B is equal, यानी कि A cross B है X and Y का एक सेट है जिसमें X बिलोंग कर रहा है Y से एंड Y बिलोंग कर रहा है B से। ये जो होता है ना E, इसे कहते हैं बिलोंग टू, और ये जो होता है ना इसे कहा जाता है एंड, और इस C को एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके दो नाम है, इसे एलिमेंट भी कहा जाता है और इसे बिलोंग भी कहा जाता है, कि उससे बिलोंग कहते हैं उसके अंदर से निकला हुआ वर्ड। ठीक है, और इसमें ये आ जाता है कि हमें कहा गया कि हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो सेट्स होते हैं, एक दो सेट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। एक सेट ए के अंदर से निकलता है और एक सेट बी के अंदर से निकलता है, वो इनके एलिमेंट्स होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं। तो फिर हमारे पास एक सेट बनता है एक्स एंड वाई का, यानी कि एक एक्स निकाल लो ए से और बी वाई निकालो बी से, तो फिर हमारे पास एक सेट बनेगा। तो ये हमारे पास होता है कार्टीजियन प्रोडक्ट। उसमें आ जाता है ऑर्डर पेयर। द मेंबर्स ऑफ कार्टीजियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। अब मेंबर्स क्या होते हैं, अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं एक वेबसाइट चला रही हूँ, ठीक है, मेरे अंडर 50% काम कर बंदे लोग काम कर रहे हैं, 50%। ठीक है, तो मैं जो हूँ मैं ओनर हूँ। ठीक है, तो जो मेरे साथ काम कर रहे हैं ना 50% लोग, वो जो 50% लोग हैं ना वो मेंबर्स हैं, यानी कि वो मेरे अंडर काम करें। इसी तरह ऑर्डर पेयर्स में वो आ जाते हैं जो कार्टीजियन प्रोडक्ट के अंडर होते हैं ना, मतलब कार्टीजियन प्रोडक्ट के अंडर होते हैं, अंडर मतलब उसके अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो ऑर्डर पेयर्स होते हैं। उसके बाद कार्टीजियन प्लेन क्या होता है, कार्टीजियन प्रोडक्ट ए क्रॉस से इसका कार्टीजियन प्लेन। अब आर क्रॉस आर मैंने आपको बताया था पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल नंबर्स में होता है। तो जब कार्टीजियन प्रोडक्ट है दो का प्रोडक्ट लिया जा रहा है तो ऑब्वियसली ये रियल में ही आएगा। रियल प्लेन, द ज्योमेट्रिकल प्लेन ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज बी सेटिस्फाई इज कॉल्ड रियल प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। कि एक ज्योमेट्रिकल प्लेन होता है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पे अप्लाई होता है। ठीक है, ये है ना, ये आपके पास एक होता है प्लेन है, ये आपके पास एक्स का प्लेन है, ये आपके पास वाई का प्लेन है। ठीक है, लाइंस हैं, एक वर्टिकल होती है एक हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, तो ये इसके कार्टीजन यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स हैं और ये इस तरह एक प्लेन जा रहा है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्लेन को इस तरह जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास रियल प्लेन होता है। मतलब आप एक देखो ना, ये आपके पास एक एयरपोर्ट है, यहाँ से जहाज़ उड़ा है और ये न्यू यहाँ के पास एक प्लेन बन रहा है ना, तो ये सारा कुछ। उसके बाद इसका नोलेज होता है कि -1 और 1 जो होता है ना वो कोरिस्पॉन्डिंग होता है बिटवीन एलिमेंट्स के। कौन से एलिमेंट्स के, जो रियल टू रियल एलिमेंट्स होते हैं। और ये पॉइंट्स होते हैं प्लेन होते हैं, यानी कि -1 से +1 तक। ये देखो ना, ये एलिमेंट है ना, ये -1 और ये 1 से, तो ये जो एलिमेंट्स है ना ये एक प्लेन है। प्लेन बिल्कुल सीधी लाइन को कहते हैं। उसके बाद ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ए एंड बी जो होते हैं वो रियल एलिमेंट्स होते हैं, और एक अयोटा होता है जो कि हम इमेजिनरी पार्ट लेते हैं, तो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो व्हेन रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर बाय पॉइंट्स ऑफ अ कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय वन एंड ओनली वन पॉइंट ऑफ corresponding planes, and each points of plane represent one and only on complex numbers. In this case, components of complex numbers are the coordinates of the points represented it. We will x-axis are the real number and y-axis are the imaginary axis. Cartesian plate is a complex plane and और प्लेन। उन्होंने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो पॉइंट्स होते हैं ना वो कार्टेशियन प्लेट्स पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे कि ये ग्राफ है,
ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये एक्स वाई का प्लेन है और ये वाई का प्लेन है। ठीक है, पॉइंट्स और जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ना, वो वन एंड ओनली पॉइंट पे जो होते हैं ना वो रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमें ये बताया है कि इनकी जो रिप्रेजेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं और इसके जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स पे रिप्रेजेंट होते हैं। जो एक्स पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स रिप्रेजेंट होते हैं वो रियल एक्सिस होते हैं, और जो वाई एक्सिस पे पॉइंट रिप्रेजेंट होते हैं वो इमेजिनरी एक्सिस होते हैं। तो उन सबको हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं और प्लेन भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है आर्गुमेंट ड्राइवर। फिगर रिप्रेजेंटेड की हुई है कि वन एंड मोर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट डायग्राम से। देखो ना, ये उन्होंने पॉइंट्स यहाँ पे नहीं बताए हुए, उन्होंने वैसे ही ट्राइंगल लिया और उससे एंगल पे डिफाइन किया कि ये देखो यहाँ पे ये हमारे पास अंडर रूट फॉर्म में आ रहा है। जब हम अंडर रूट खत्म करेंगे तो हमारे पास एक्स प्लस योटा वाई आ रहा है। तो जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना इसे उसमें ए क्रॉस की फॉर्म में, तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट आर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये चीज़ है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब जब हम किसी का भी इसका मोड लेते हैं, देखो ना हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना एक्स प्लस योटा वाई, जब हम इसका मोड लेंगे तो हमारे पास ये अंडर रूट में आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास अगर जी इक्वल है ना एक्स प्लस वाई, तो उसका मोड जब लिया जाएगा तो हमारे पास अंडर रूट में आ जाएगा। देखो मोड क्या होता है, मोड की वैल्यू जब भी हम किसी भी वैल्यू का मोड लेते हैं, हमारे पास दो फंक्शंस आ रहे हैं, दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, और अगर हमें उनका मोड लेना है तो उनका मोड हम अंडर रूट की फॉर्म में लिया जाता है। तो ये हमने अंडर रूट की फॉर्म में इसका मोड लिया है। द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्टेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ द पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड द नंबर। कि हम लोग डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा होगा जिसमें वो डिफाइन करते हैं कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला यूज हुआ है, रीजनल पॉइंट्स पे रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर्स को। उसके बाद इसकी एग्जांपल आ जाती है कि हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस अभी आप लोगों ने देखा ही, देखे वन माइनस योटा अंडर रूट का मॉडुलस। जब हम इसका मॉड्यूल लिया, ये हमारे पास एक्स आ गया, ये हमारे पास वाई आ गया। स्केयर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा वन का स्केयर, ये माइनस अंडर रूट थ्री का स्केयर, ये वन प्लस थ्री, ये आ जाएगा फोर, और जब इसका करेंगे अंडर रूट खत्म होगा टू आ जाएगा। इस तरह जब हम लोग लेंगे थ्री का, थ्री जीरो ही होता है तो वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी और थ्री हमारे पास आ जाएगा, थ्री का स्केयर आएगा नाइन, और ये जब दोबारा से खत्म होगा तो हमारे पास थ्री आ जाएगा। उसके बाद योटा माइनस योटा फाइव, यानी कि माइनस योटा फाइव है तो हमारे पास ए जीरो है। जब हमारे पास ए जीरो है तो हमारे पास एक्स की वैल्यू जीरो होगी, वाई की वैल्यू माइनस फाइव योटा होगी। जब हम स्केयर लेंगे वाई की वैल्यू माइनस फाइव होगी। ठीक है, जब हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, और 25 का जब हम अंडर रूट खत्म करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आया 3 प्लस 4 योटा, वाई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4 और एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी। जब हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 और फिर हमारे पास 5 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है थ्योरम। हमने 3 थ्योरम फाइंड करने हैं। फर्स्ट में अगर हमारे पास माइनस जी का मोड लिया जाए तो क्या वो जी के एक मोड के इक्वल आता है। उसके बाद अगर हम उसका कॉन्जुगेट लें तो क्या माइनस जी के कॉन्जुगेट के मोड के इक्वल आता है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग जी को ले लेते हैं ए प्लस बी योटा, उसका जब कंजुगेट लेंगे तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा, और जब इसका कंजुगेट लेंगे तो वो हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा। इसका जब इसके ऊपर हम जब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये अंडर रूट ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर आ जाएगा। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर भी आ जाएगा, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर भी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा, और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो जब तीनों के ऊपर सेम फार्मूला ही आ रहा है तो फिर ऑब्वियसली ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। उसके बाद सेकंड टाइम उन्होंने कहा कि अगर हम डबल कॉन्जुगेट लें किसी का तो क्या वो जी हो सकता है। तो ऑब्वियसली हो सकता है। देखो आपके पास पहला कॉन्जुगेट आपने लिया तो वो नेगेटिव में आ गया, दूसरा कॉन्जुगेट लेंगे तो वो फिर पॉजिटिव में आ जाएगा, तो फिर वो ऑब्वियसली वो जी के इक्वल होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास एक जो वैल्यू है वो जी हो और सेकेंड वैल्यू हमारे पास जी का कॉन्जुगेट हो, तो क्या वो जी स्केयर के मोड के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने पहले ये ले लिया, उसके बाद हम लोगों ने इसका कॉन्जुगेट लिया। जब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये नेगेटिव फॉर्म में हो गया, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करेंगे जब हम लोग तो ये देखो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा ए स्केयर, एक इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस ए बी योटा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव, ये दोनों कट जाएंगे, माइनस बी योटा का स्केयर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। ये देखो
ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है योटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो ये प्लस क्या आ जाएगा, तो ये ऑब्वियसली ये जी के आ गया। उसके बाद जब राइट हैंड लेंगे, ठीक है, देखो जी का स्क्वायर है, जब दोनों का स्क्वायर लेंगे अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्या है, फोर्थ में उन्होंने क्या है कि दो Z1 और Z2 आपस में ऐड हो रहे हैं, उनका कॉन्जुगेट लिया जा रहा है, और फिर उनका जब सेपरेट कॉन्जुगेट लिया जाता है, Z1 का सेपरेट कॉन्जुगेट और फिर Z2 का सेपरेट कॉन्जुगेट उन्होंने ऐड किया जाता है कि वो एक दूसरे के इक्वल आते हैं। हम यहाँ पे जब लेंगे, देखो कॉन्जुगेट मतलब हमने वैल्यूज ले ली, Z1 को हमने ए प्लस बी योटा कह दिया और Z2 को C प्लस डी योटा कह दिया। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ये फंक्शन बन गया। ये आप लोगों ने पीछे ऑपरेशन प्रॉपर्टी में पढ़ा है। उसके बाद जब हम लोगों ने ये कॉन्जुगेट लिया है, ठीक है, और ये सेपरेटली अब इसका मोड लेना है। जब हम लोग इसका मोड लेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। जब ये नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा तो हम लोग इसे दोबारा से डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमने नेगेटिव फॉर्म में पढ़ा था कि हमारे पास इस फॉर्म में वैल्यू आ जाती है, तो ये हमारे पास आ गया। अब जब हम इसका सेपरेटली कॉन्जुगेट लेंगे, ये मोड आ गया ना, ठीक है। अब जब हम इसका सेपरेटली को देखो, हमारे पास Z1 जो है वो ए माइनस अयोटा बी है, ठीक है, प्लस C माइनस अयोटा डी, ये चीज़ ही थी ना। तो देखो जब हम ये मोड लिया, ये नेगेटिव में आ गया। अब जब मैं इसे यूँ करूँगी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, फॉर्म ओपन हो जाएगी, इसे मैं इधर ले जाती हूँ, इसे मैं इधर ले आती हूँ, तो ये मेरे पास नेगेटिव में आ गया, यही चीज़ बन गई, ये वैल्यूज। तो ये Z1 का मॉड और प्लस Z2 का मॉड है, तो ये एक दूसरे के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि अगर हमारे पास Z1 डिवाइड कर रहा है Z2 के, तो क्या उसका मोड इक्वल होगा Z1 के मोड के डिवाइडेड बाय Z2 के मोड के। ये 7 प्रॉपर्टीज़ हैं टोटल, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने अच्छे से जो है ना वो करनी है। अभी हम लोग ने 4 की हैं, 5वीं हम लोगों ने करनी है। और अगर आपको इन प्रॉपर्टीज़ की मतलब अच्छे से समझ आ जाएगी ना, तो फिर आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगी तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है थोड़ी सी। बस ये प्रॉपर्टी है, Z1 Z2 का मॉड लेंगे डिवाइड करके, और फिर Z का सेपरेट मॉड लेंगे डिवाइड करेंगे Z2 के सेपरेट मॉड के साथ, तो क्या ये एक दूसरे के इक्वल आता है। ये प्रॉपर्टी देखते हैं। हमने पहले मॉड्स निकाल लिए, जैसे कि हमने बताया कि पहले हमारे पास अगर पॉजिटिव में आ रहा था तो इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो वो नेगेटिव में आएगा। हमने इन दोनों का कॉन्जुगेट लिया, यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं तो अगर वो हमारे पास योटा की फॉर्म में है तो वैसे तो डिफाइन नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पे जो है वो रैशनल फार्मूला यूज़ करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। यहाँ पे हमने रैशनलाइज किया, इन्हें मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो योटा की वैल्यूज सेपरेट कर दी हैं, पॉजिटिव वैल्यूज रियल वैल्यूज सेपरेट कर दी हैं, इमेजिनरी सेपरेट हो गई, रियल सेपरेट हो गई, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। अब देखो जब हम इसका कंजुगेट लेंगे, कंजुगेट लिया तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। जब ये हमारे पास नेगेटिव होगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग जब इस सेपरेटली लेंगे, फिर हम रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास यही चीज़ बन जाएगी, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या कि अगर Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और उसका मॉडुलस लिया जाए, तो Z1 का मॉडुलस को मल्टीप्लाई करें Z2 के, तो क्या वो एक दूसरे के इक्वल आता है। तो हम लोग Z1 को करेंगे तो हमारे पास A प्लस बी यूट आएगा, उसका मॉडुलस लेंगे तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर अंडर रूट आएगा। इस तरह Z2 को करेंगे, उसका मॉडुलस लेंगे तो वो भी अंडर रूट की फॉर्म में आएगा। पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ फॉर्म्स कट जाएंगे, तो हमारे पास A प्लस बी डॉट C प्लस का स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास ये फॉर्म्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास एक तरह से ये देखो ना, मल्टीप्लाई किया, पहले हमने सेपरेट कर लिया है, ठीक है, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है इसका। उसके बाद जब हम लोगों ने इन्हें ओपन किया है, इसके ऊपर हमने वो निकाल लगाया। अब हम लोगों ने इसके ऊपर मॉडुलस का फार्मूला, जब मॉडुलस का फार्मूला लगाया तो हमारे पास स्क्वायर आ गया। जब हमने स्क्वायर ओपन किया तो 2 की वैल्यूज कट गई, फिर हमारे पास ये फॉर्म आ गई। ये फॉर्म आने के बाद हमने A को कॉमन निकाल लिया, एक तरफ से B को कॉमन निकाल लिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। A प्लस बी सेपरेट आ गया और C का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर सेपरेट आ गया। तो हम लोगों ने ये अब दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे भी बताया था कि इनका मोड जो है वो इसके इक्वल है। तो ये Z का स्क्वायर मोड इक्वल हो रहा है Z2 का स्क्वायर मोड के, तो ये दूसरे के इक्वल है। उसके बाद आ जाता है 7 वाला। अगर हमारे पास Z1 का मोड माइनस करें Z2 के मोड के साथ, तो क्या वो लेस देन और इक्वल होगा Z प्लस 1 प्लस Z2 के मोड के साथ, या लेस देन इक्वल होगा Z1 प्लस Z1 का मोड प्लस Z2 के मोड के साथ। अभी हम चेक करते हैं, पहले हम Z1 प्लस कर लेते हैं, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे
तो जब हम इसका स्केयर लेंगे तो हमारे पास जो है कुछ इस तरह की चीज़ डिफाइन होगी। स्केयर लिया है ना, फार्मूला ओपन किया है, तो हमारे पास टू सेपरेट हो गया है, बी डी सेपरेट हो, योटा की वैल्यू सेपरेट हो गई हैं और रियल वैल्यू सेपरेट हो गई हैं। हमने इस फॉर्म में कर लिया इसे, ठीक है। जब हमने इस फॉर्म में से चेंज कर लिया है तो अब आप यहाँ पे ये देखो कि मतलब ये तो एज इट इज़ ऐसे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो टू है वो स्केयर में नहीं आ रहा, तो हम इसे स्केयर में चेंज करने के लिए हम उसे अंडर रूट में ले लेंगे। जब हमने उसे अंडर रूट में ले लिया है तो हमारे पास जिसका स्केयर आ रहा है वो क्या आएगा, इसका जब हम स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। ये फॉर्म जब आ जाएगी तो हम लोग इसे कह देंगे ग्रेटर देन एन इक्वल है, लेस देन एन इक्वल है। जब हम इस फॉर्म को ओपन करेंगे दोबारा से तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे ये वाली फॉर्म यूज़ की है। यहाँ पे जब हमने स्केयर लिया था ना ए प्लस बी डी का स्केयर, ये देखो ये चीज़ जो है ना ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया। जब यहाँ पे हमने इस चीज़ को डिफाइन किया तो हमारे पास ये चीज़ निकल आई है। ये चीज़ निकलने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी। जब इस तरह की फॉर्म बनेगी ना हमारे पास, तो हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि एक दूसरे के लेस देन एन इक्वल है। उसके बाद आ जाती हैं एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। हमने प्रॉपर्टीज़ को जनरेट करके देखते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन आता है वो एग्जैक्ट वही आता है जो हम लोग देख रहे हैं, या इसके अलावा कोई और सोल्यूशन आएगा। तो हम लोग इसे डिफ़ाइन करेंगे, इसे जनरेट करेंगे और इसे फाइंड करेंगे, और फिर हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगे। नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा वो इश्यूज़ वगैरह मतलब क्रिएट हो जाते हैं कि पता नहीं इसे कैसे सॉल्व किया गया, ये सारा कुछ, ठीक है। अब जिस तरह हम एग्जांपल नंबर 1 में उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं जी1 से रीड थ्रू की, और फिर एक एक्सप्रेशन दिया है, उन्होंने क्या इस एक्सप्रेशन में पुट करना है। पहले हम उसमें पुट करेंगे, फिर जिसका मॉडुलस लेना है अगर तो वो हमारे पास पॉजिटिव में है हम उसे नेगेटिव में चेंज करेंगे, फिर हम उसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैंने उसे मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आएगी, -1 -7 यूटा और 3 -2 यूटा। हम मैं इसे रैशनलाइज कर लूँगी। जब मैं इसे रैशनलाइज करूँगी तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। मैंने रैशनलाइज किया, ये इसके साथ फिर से मल्टीप्लाई होगा, ये मेरे पास -3 -2 3 यूटा प्लस 14 बन गया, तो ये माइनस होगा, तो ये मेरे पास 11 -3 यूटा। तो रियल को लैदा कर लेंगे और कॉम्प्लेक्स को लैदा कर लेंगे तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर उन्होंने मुझे ना दो फंक्शंस दिए हुए हैं कि अगर मैं इनका मोड लूँ तो क्या ये एक दूसरे के इक्वल आते हैं, तो ये हम लोगों ने पीछे ये पढ़ा हुआ है, तो हम लोग उसी मेथड को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने हमें कहा है कि प्रॉपर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, इसके प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स क्या होते हैं। अब प्रॉपर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो मैं आपको ये बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके बारे में एक दफ़ा से फिर एक्सप्लेन कर दूँ। देखें जी1 और जी2, अब जी1 मैंने ए प्लस बी योटा ले लिया और जी2 मैंने ले लिया ए माइनस सी प्लस योटा डी। जब जब मैं इनका कॉन्जुगेट लूँगी तो ऑब्वियसली ये ए माइनस बी योटा हो जाएगा, और जी2 का कॉन्जुगेट लूँगी तो ये सी माइनस अयोटा डी हो जाएगा। जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूँगी तो मैं आपने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब आप दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजिनरी अलहदा हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ रियल इमेजिनरी अलहदा हो जाती हैं और रियल वैल्यूज़ अलहदा हो जाती हैं, तो वो अलग अलग लिख दी जाएंगी। तो जब आप जी1 और जी1 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और उनका कॉन्जुगेट्स लेंगे तो फिर दोबारा से आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो वो लेफ्ट राइट साइड रियल हैंड राइट हैंड साइड की जो है वो इक्वल होगी। जितना प्लोर फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसमें क्या आ जाता है कि अब हमने कॉज और साइन की फॉर्म में चले जाना है। कॉज और साइन की फॉर्म में भी जा सकते हैं क्योंकि ये जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं या कॉज और साइन की फॉर्म में भी फाइंड किए जा सकते हैं। ये सिंपली फाइंड होते हैं डायरेक्शन फार्मूला के साथ, और नेक्स्ट इसका जो फार्मूला देता है वो कॉज और साइन में चले जाता है, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ साइन यूज़ होता है और जो रियल पार्ट होता है उसके साथ कॉज यूज़ होता है, और हमारे इसके साथ आर भी यूज़ होता है। यानी कि अब मेरे पास ए प्लस योटा बी है ना, तो देखो जब मैं इसे ओपन करूँगी तो आर कॉस थीटा प्लस योटा आर साइन थीटा यूज़ होगा। ये चीज़ है। अब हमने मॉड्यूलस फाइंड करना है तो इसका अंडर रूट एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर आ जाएगा, और जब हमने यहाँ पे थीटा फाइंड करना है क्योंकि हमारे पास साइन आ रहा है तो वो होगा tan इनवर्स वाई ओवर एक्स के। उसके बाद इसका आर्गूमेंट प्रिंसिपल आ जाएगा द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट माइनस पाई लेस देन थीटा थीटा लेस देन एंड इक्वल टू पाई, तो ये सेटिस्फाई कर देगा एक्स इज इक्वल टू आर के जो कि कॉजिक, और वाई के इक्वल आ जाएगा आर साइन थीटा के, तो ये प्रिंसिपल वैल्यूज आ जाएंगी। इस चीज़ को मैं आप लोगों को जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट समझाऊंगी ताकि आप लोगों को इस चीज़ की अच्छी समझ आ गई हो। आज हम लोगों ने जो जो पढ़ा है उस चीज़ को एक दफ़ा से मैं आप लोगों को रिवाइज़ कर देती हूँ। उससे पहले रिवाइज़ करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताती चलती हूँ कि देखें, मैंने आप लोगों को अभी सिर्फ और सिर्फ सिंपली फॉर्म बताई है। सिंपली फॉर्म में मैंने आप लोगों को ये बताया कि अगर हम लोग जो है इमेजिनरी पार्ट को एज अ जो है कॉन्जुगेट
प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पे डायरेक्शन फार्मूला का यूज़ करके उसे फाइंड करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स फार्मूला को जब यूज़ किया था तो हमने उसमें प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की थी, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट उसका जो आ गया, आप डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए उसमें अप्लाई आ गया, फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया। वो प्रॉपर्टीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो आगे पेपर में आएंगी और आपसे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए जाते हैं, आपसे उसके बारे में पूछा भी जाता है कि मतलब इसमें क्या किया गया है, इसमें कौन सा ऐसा जो है किया गया है जिससे आपने इस सवाल को हल किया है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा जो अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म, उसमें आ जाता है साइन और कोस की फॉर्म। साइन और कोस की फॉर्म को मैंने आपको अभी इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि हमारा लेक्चर टाइम काफ़ी शॉर्ट रह गया है, और अगर मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी तो फिर आपका जो टाइम है वो आप लोग परेशान हो जाएंगे कि मैम ने क्या बताया। मैं आपको अभी थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे डिस्टेंस फार्मूला जो है वो हर जगह यूज़ नहीं हो सकता, कुछ जगह पे वैल्यूज ऐसी आ जाती हैं, लाइक वो आपको थीटा दे देते हैं। जब जिस जगह पे आपको थीटा दे दिया जाए ना, आप लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि अब इन्हें हम कैसे सॉल्व करें। उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला निकाला, एक फॉर्म निकाली जिसमें उन्होंने कहा कि जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होंगे वो हमारे पास आर्कोस रियल पार्ट जो होंगे वो आर्कोस थीटा के इक्वल होंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट होंगे वो योटा और साइन थीटा के इक्वल होंगे, ठीक है। और थीटा को फाइंड करने का फार्मूला उन्होंने बताया कि tan इनवर्स इक्वल होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x के, ठीक है। और अगर हम लोगों ने आर फाइंड करना है तो आपको आर का फार्मूला पता है कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम उन्होंने इसके बताया कि अगर आपके पास ऐसे नहीं आ रहा तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास उन्होंने एक फंक्शन दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि इसे सेटिस्फाइड करें, यानी कि आपके पास ना आर की वैल्यू है ना एक्स वाई की वैल्यू है, तो फिर उन्होंने कहा कि आप आर को आर कोस थीटा और वाई को आर साइन थीटा के इक्वल लिख दें तो ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट बन जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट बन जाता है किसका, इसके फॉर्म का, ठीक है। इसकी इंशाल्लाह जब मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगी ना तो आपको पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। उसके बाद एक और थ्योरम है डी मोविस थ्योरम, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह ये टॉपिक्स होंगे। उसके बाद हम लोग जो है 1.2 और 1.3 भी करेंगे, उन्हें भी समझेंगे, उन्हें भी देखेंगे। उससे पहले हम लोगों ने, मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी बताती चलूँ। देखें, आज हम लोगों ने जो पढ़ा है उसे आप लोगों ने एक दफ़ा रिवाइज़ करना है, एक दफ़ा अपने हैंडमेड रिटन के साथ करना है ताकि आप लोगों को उस चीज़ की अच्छे से समझ आए, आप लोगों के जो डाउट्स वगैरह हैं वो सारे क्लियर हों, आप लोगों को जो चीज़ें समझ नहीं आ रही वो सारी आप लोगों की क्लैरिफाई हो जाएं, आप लोग अंडरस्टैंड कर सको। उसके बाद आप लोगों के जो चीज़ें वगैरह रह गई हैं या जो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड नहीं हो पा रही हैं, जो चीज़ें आपकी समझ से बाहर हो रही हैं, आप उन्हें समझ सकें, आप उन्हें अंडरस्टैंड कर सकें, आप उन्हें वेरीफाई कर सकें, आप उन्हें जान सकें कि भाई इन्हें हमने क्या किया है, इन्हें हम लोगों ने कैसे फाइंड किया है और यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा ऐसा फंक्शन अप्लाई किया। तो इन सब चीज़ों के लिए जो जो मैंने आपको फार्मूलाज और प्रॉपर्टीज़ बताई उन्हें आपने एक दफ़ा अच्छे से रिवाइज़ करना है, अच्छे से आप लोगों ने उन्हें समझना है, अच्छे से आप लोगों ने उन्हें जानना है। और उसके बाद फिर बाद में आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोग इन्हें कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को उसे यूज़ करना नहीं आएगा तो फिर आप लोगों के लिए इशू क्रिएट हो सकता है, मतलब आप लोग थोड़े से मुश्किल में आ सकते हो कि पता नहीं यहाँ पे क्या किया गया है, हमें तो ऐसे समझाया था मैम ने और हम तो ऐसे कर रहे हैं। तो उसके लिए भी आप लोगों को छोटी छोटी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ टिप्स भी लेके आऊँगी, आप लोगों को उसमें समझाऊंगी कि आप लोगों ने इसे कैसे सॉल्व करना है, आप लोगों ने इसे कैसे अंडरस्टैंड करना है, आप लोगों को यहाँ पे कौन से मसले क्रिएट हो रहे हैं, आप लोगों को इस सवाल को अगर ऐसे समझ नहीं आ रही है तो आप लोगों ने इसे कैसे करना है। इंशाल्लाह आप लोगों के वो डाउट्स भी सारे इंशाल्लाह मैं क्लियर करूँगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस आप लोग ये दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला आप लोगों को आपकी हर मंजिल में कामयाब करे, आप लोगों के हर ख्वाबों को पूरा करे। मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों को अपनी दुआ में याद रखूँगी ताकि आप लोगों की मंजिलें आसान हो, और इंशाल्लाह आप लोगों ने अभी इस जगह पे कदम रखा है, इंशाल्लाह आप लोग आगे भी अपने हर ड्रीम्स को, हर ख्वाबों को पूरा करेंगे, हर मंजिल में जाएंगे। और मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहूँगी कि अगर आप लोग एक दफ़ा गिरेंगे तो प्लीज़ उसे अपनी हार मत समझ के अपने आप को डाउन मत समझ लीजिएगा। अगर आप आज गिर रहे हैं तो इंशाल्लाह में भी हो सकता है कि आगे अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ ना कुछ बेटर सोचा हो, कुछ ना कुछ बेटर अंडरस्टैंड किया हो, कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने आपके लिए बेटर थिंक किया हो जिसकी वजह से आज आपको आपकी मंजिल से गिरना पड़ा है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं ये नहीं कर पा रही, मुझसे नहीं हो पा रहा। तो इसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी होगी, तो आप लोगों ने उस चीज़ को लेकर ज़्यादा अपसेट नहीं होना, क्योंकि आप जब भी परेशान होंगे आपके लिए काम। उसके अलावा आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ कि मतलब हम लोग जो होते हैं ना, हम लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए ना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लेते हैं। लाइक हमें समझ नहीं आ रहा होता हम लोग इसे कैसे अंडरस्टैंड करें, हम लोग इसे कैसे वेरीफाई करें, हम लोग इसे कैसे जज करें। हमारे इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाती हैं। हमारे जो सवाल होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा गो थ्रू करने पड़ जाते हैं, ठीक है। हम लोग उन्हें बहुत मुश्किल से जो होता है ना वो अंडरस्टैंड कर पा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती हैं कि हम लोग सोच नहीं पा रहे होते हैं कि हम लोगों ने इसे यहाँ से कैसे किया था, हम लोगों ने इसे यहाँ से कैसे वेरीफाई किया था, हम लोगों ने इसे यहाँ से कैसे फाइंड किया था।
तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा जो होती है ना हमारे लिए मुश्किल क्रिएट कर देती है। और अक्सर बच्चे इसी चीज़ों से जो होता है ना वो घबरा के परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं अब हम लोग कर भी पाएंगे, हमसे हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और ये चीज़ें होती हैं आगे जाके मुश्किल क्रिएट कर देती हैं। और फिर जब ये मुश्किल क्रिएट होती है तब फिर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब पता नहीं हमसे कौन सा ऐसा काम होगा कि हम लोग इस चीज़ को समझ सकेंगे, हम लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, हम लोग इस चीज़ को वेरीफाई कर सकेंगे, हम लोग इस चीज़ को फाइंड कर सकेंगे, हम लोग इस चीज़ को जो है ना वो समझ सकेंगे। तो आप लोगों को मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि जितना आप लोग एक चीज़ से डरोगे ना वो चीज़ आपको उतना डराती है। लाइक अगर आप मैथ को अपने दिमाग पे हावी करोगे ना तो वो आपको आप भी उतना हावी होगा, बजाय इसके कि आप उसे रिलैक्सली एक दफ़ा खुद के लिए समझना सीखो। अगर आप लोग उसे दिमाग पे हावी नहीं ना करोगे तो फिर आपको उस चीज़ की बहुत अच्छे से समझ आएगी, उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से जनरेट करोगे, बहुत अच्छे तरीके से फाइंड करोगे, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग उसे जो है आगे से जो है वो मूव करोगे। वरना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट हो जाती है। आप लोग इतने ज़्यादा परेशान होने लग जाते हो कि आपको समझ ही नहीं आती है कि अब आप लोग करने क्या वाले हो, आप लोग आगे क्या करने वाले हो। मैंने आपको एक्सरसाइज करवा देनी थी, मुझे कोई मसला नहीं था अगर मैं आपको 1.2 करवा देती। तो उसमें ये होना था कि फिर जब आप मैंने आपको आगे कॉन्जुगेट प्रोडक्ट पढ़ाना था ना, आप लोगों ने परेशान हो जाना था क्योंकि वहाँ पे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ और फॉर्म देखा था, अब आगे आपने कुछ और फॉर्म देखनी थी, फिर आपने कन्फ्यूज होना था कि अब हमने करना कैसे है। इसलिए मैंने आप लोगों को आराम से एक दफ़ा टॉपिक्स दोनों पढ़ा दिए ताकि जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊँ तो आपको दोनों फॉर्म्स का अच्छे से पता हो, तो फिर आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोगों को ये भी समझ आ जाएगी कि मैंने आप लोगों को ऐसे क्यों करवाया। उसके अलावा इंशाल्लाह आपके कुछ डाउट्स वगैरह होंगे, कुछ टिप्स वगैरह हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी। उसके अलावा इंशाल्लाह मुझे ये याद रहे मैंने आप लोगों को बुक के बारे में बताना है, मैं आप लोगों को बुक के बारे में भी गाइडलाइन करूँगी। इंशाल्लाह मैं बुक का नाम आप लोगों को बता दूँगी, आप लोग उसे बाय कर लीजिएगा। उससे पेपर इन बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, आप उससे तैयारी करें, आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और मैथ को अपने दिमाग पे सवार नहीं करना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल। मैं आपको जाने से पहले एक चीज़ और बताती चलूँ कि इसके जो कंटिन्यूस रिव्यू हम लोग करते हैं, मतलब नेक्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ी सी, नेक्स्ट लेक्चर के बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देती हूँ। उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में जो है हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करना सीखेंगे, जो कि प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे इसके अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये देखिए। पहले क्लियर प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, इसमें फिर एसोसिएटिव अप्लाई हुई है, फिर एडिटिव अप्लाई हुई है, फिर एडिटिव इन्वर्स अप्लाई हुई है, फिर कम्यूटेटिव अप्लाई हुई है। इसी तरह जब हम लोग हर क्वेश्चन पे जो हम लोग इसी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। उसके बाद हम लोग एयोटास के वाले से अप्लाई करेंगे, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग इसे एक दफ़ा अच्छे से रीड कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए ये ईजीली हो जाए। उसके बाद हम लोग जो है हमें फंक्शंस दिए जाएंगे, हम उनके अंदर उन्हें एडिशन करेंगे, उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, उन्हें सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें पास फार्मूलाज हैं, प्रॉपर्टीज़ फार्मूलाज, हम लोग उन्हें यूज़ करेंगे। उन्हें यूज़ करते हुए हम लोग इसे अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 13 में उन्होंने हमें सम द प्रोडक्ट्स कहा हुआ, कॉन्जुगेट्स भी बताए हुए हैं। हम उन कॉन्जुगेट्स को यूज़ करते हुए हम लोग सम द प्रोडक्ट करेंगे और उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे। उसके बाद उन्होंने हमें इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी दी है, जो कि हमें पता है कैसे अप्लाई करनी है। हमने एग्जांपल में देखा हुआ, एग्जांपल नंबर 4 में, तो हम लोग उसके थ्रू से अप्लाई करेंगे। और इसके 3 के 4 सवाल हैं, हम लोग वो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है 15 वाले में हम लोगों ने क्या करना है, हमें 3 क्वेश्चंस देंगे हैं, उन्होंने इसे फैक्टराइज करने को कहा है। फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे ये हम लोग सीखेंगे, आपके लिए कुछ न्यू ट्रिप्स भी होंगी इसमें। उसके अलावा रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं, हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट लिखना है, वो फाइंड करने के लिए हम लोग इन्हें सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज़। इसके हम लोगों ने एग्जांपल्स करनी है। एग्जांपल्स करने के बाद इसके बाद हमारा ये कुछ थ्योरम्स भी रहते हैं, वो कंप्लीट करने हैं। उसके बाद इसके आ जाते हैं ग्राफ टाइप होगा, ठीक है। इसमें हम लोग ग्राफ भी डिफाइन करेंगे, फंक्शंस के ग्राफ भी डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डिफाइन करेंगे। उसके बाद इसमें हम फिर दोबारा से इसमें हम एयोटास के वाले डिफाइन करेंगे। काफ़ी ज़्यादा उस एक्सरसाइज से बिल्कुल सेम मिलता है, इसलिए मैंने आप लोगों के इसके टॉपिक्स जो है वो एक पहले ही करवा दिए थे ताकि दोनों को जो सोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से रिलेट करता है और आपके लिए जो है वो ईजी हो जाएगा। इसके टोटल आपके पास जो है 5 के 6 क्वेश्चन हैं, हम लोग वो करेंगे और फिर बाद में हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे,
ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोग इसका प्रीवियस MCQs बोर्ड्स भी करें। ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।